काफी दिनों के बाद आती है क्लास, हैं? बज़ाहिर तो सिर्फ 5 दिन का नारा, लेकिन काफी लंबा लगता है मुझे तो। आपको छोटा लगता है? काफी देर के बाद आती है। अच्छा अच्छा, मैं कि उलट हिसाब तो नहीं कि आपको बहुत जल्दी लग रही हो। अच्छा इंतजार होता है जी। अच्छा, एक तो दोहराई हम कर रहे हैं अब, और एक होगी जब मैं बाहर जाऊंगा तो फिर पहली कैसेट्स जो थी शुरू से वो दोबारा शुरू हो जाएंगी, ताकि जो नए शामिल होने वाले हैं उनको भी आवाज़ का पता चल जाए और आपकी मुकम्मल दोहराई फिर हो जाए, क्योंकि इसमें काफ़ी वक्त लगेगा, वरना दवाएं जहन नशीन नहीं होती, ना नाम याद आते हैं, ना दवाएं जहन नशीन होती हैं। कुछ देर के बाद काफ़ी कन्फ्यूजन हो जाता है, तो इसलिए रिपीट काफ़ी करना पड़ेगा। और जितना मुमकिन हो रिलैक्स होकर देखें, जोर ना डालें दिमाग पे, क्योंकि आज खुद फिर नक्श होना शुरू हो जाता है। कमरे में, अंधेरे कमरे में नहीं कभी गए आप अचानक बाहर से? क्या होता है? नजर नहीं आता कुछ। हाँ हाँ, कुछ वक्त लगता है ना, फिर जब आंखें एडजस्ट होती हैं तो सारे रोशनी रोशनी हो जाती है। तो हर एक चीज़ का अपना एक वक्त है, और इल्म का भी वक्त है। वो रोशनी कमरे के अंधेरे की तरह तो फ़ौरन तो नहीं हल होता, लेकिन अंदाज़ा और हर एक की आंखों की तरह दिमाग का भी एक वक्त होता है। लेकिन करते चले जाएं, करते चले जाएं, कुछ देर के बाद एकदम आंखें खुल जाती हैं और रोशनी आ जाती है। तो वो जब आ जाए फिर इत्मीनान है। ये बड़ा सबके लिए एनकरेजिंग है जी ये चीज़। हाँ हाँ, ये चीज़ इंशाल्लाह। वरना सब घबरा रहे थे। इसीलिए मैं बार बार कह रहा हूँ, क्योंकि ख़तों में भी कुछ परेशानी आनी शुरू हो गई है। कहते हैं कि एक खातून का भी आया हुआ था खत, कि शुरू में तो बड़े मज़े थे जल्दी जल्दी मज़ा आ रहा था, याद आ रहा था, अब समझ आ रही है जो पढ़ा था सब भूल चुका है, और एक मुसीबत पड़ी हुई है दिमाग में कि कौन सी चीज़ थी, वो कहाँ पहुँचना है। तो जाते वक्त तो आदमी चला जाता है, वापसी का रास्ता मुश्किल होता है। शिकार में हमने देखा है सबसे बड़ा मुश्किल काम यही है। तभी अल्लाह ताला ने जानवरों को बाज़ ख़ास किस्म की बुएँ अता की हैं, वो वापस अपने घर जाना हो तो रास्ते में बू लगाते चले जाते हैं। और लोग समझते थे कि ये कैसे मनहूस जानवर बदबूदार, लेकिन बदबू की वजह से उसकी बका है। वो छलांगें लगाता है दरख्त से दरख्त, और हर शाख पर अपनी बू लगा देता है, और फिर वो 30-40 मील रात को दूर निकल जाता है अपने भट्ट से, और उस बू के रास्ते वापस आ जाता है। तो इसलिए जाना तो आसान जैसे मर्जी मुंह करके निकल जाएं, वापसी मुश्किल होती है। ये जो आप सीखते हैं इल्म, इसमें भी एक सफ़र है, जिसकी वापसी जब करें तो फिर पता चलता है कि कदम नहीं पड़ रहे उस तरफ। कहाँ किसी मंजिल में जाना हो तो वापसी का रास्ता भूला हुआ होता है। जब वापसी आसान हो जाएगी, वो वक्त है जब आप समझें कि अब आपको अबूर हो गया किसी हद तक। और इसको आम मुहावरे में कहते हैं ना, आई रिमेंबर इट बैकवर्ड्स। वो बात ठीक है, जिसको बैकवर्ड्स याद हो जाए उसको वाकईतन सही याद होता है, वरना मरीजों से दवाई की तरफ रुख जो है वापसी का, ये बड़ा मुश्किल काम है। कभी कभी जो फार्मूले बना लेते हैं ना जी, जैसे एनाटॉमी में कुछ जिस्म के आज़ाद तरतीबवार याद रखने बड़े मुश्किल होते हैं। वही लड़कों ने बनाया हुआ था फार्मूला, यहाँ 8 हड्डियाँ होती जो 2 रोज़ में सितारों में, वो तरतीबवार याद रखना बड़ा मुश्किल था। ठीक, तो वो फार्मूला बना लिया, मसलन सुंदर लाल टिंडे पकाती, टिंडे तेरे कच्चे हैं। अच्छा, मैं तो इसको ज़रा बदला है, उन्होंने कोई एक्ट्रेस का नाम लिखा हुआ अरे ये सुने आखिर में सिर्फ टिंडे याद रहते हैं। याद बड़ा देर तक अब ये कि स्केफॉइड, लूनेट, टिंडे पकार, वो क्वाइट विक्रम, पाइसिफॉर्म, ठीक है। टिंडे तेरे कच्चे हैं,
वो है ट्राइपेजॉइड, ट्रेपीजियम ट्रेपेजॉइड, वेल डन क्यूबिट माशाल्लाह। एंड हैमेट। हाँ हाँ तो 8 हड्डियां वो बड़ी मुश्किल से ठीक आती ठीक है ठीक है। इस किस्म के फार्मूले कभी कभी वो लाइक और उसमें मजा ये भी है कि अगर ले भी जाए हाल में लिख के जी तो कोई नहीं पकड़ सकता। लेकिन यार बस उसे ये लिखा होगा कि कीड़े कच्चे हैं। उधर लाइकोपोडियम और लैक्टिसिस का भी वो कुछ थोड़ा थोड़ा मैंने वो गुत्थी सुलझाने की कोशिश की थी। अच्छा बना लिया फार्मूला? वो इस तरह है जी। अभी अपने पास ही रखे, अच्छा बाकी कंफ्यूज ना हो जाए लोग। अच्छा हाँ हाँ ठीक है। हर एक का अपना एक सिस्टम है याददाश्त का, उसको बदलना नहीं चाहिए बीच में। ठीक ये लोग जो नई याददाश्त की किताबें पढ़कर अपना सिस्टम बदलते हैं, ना वो पहले के रहते हैं ना बाद के रहते हैं। वरना आसान है, मुश्किल काम नहीं है अगर एसोसिएशन के जरिए याद किया जाए, मगर रोजमर्रा की जो जिंदगी से बरह रास्त ताल्लुक है वो कटना शुरू हो जाता है। एक लड़का था हमारे गवर्नमेंट कॉलेज में, जो उसके सामने आप 50 चीज़ें मुख्तलिफ बोलते चले जाएं और वो बैकवर्ड्स 50 चीज़ें उसी तरह बता देगा, लेकिन तरतीब नहीं बदल सकेगा उनकी, क्योंकि वो एसोसिएशन से था। हम जो ताल्लुक याददाश्त का ताल्लुक चीज़ों से कायम करते हैं वो बरह रास्त है, किसी तरतीब का मोहताज नहीं है। और जिसको इस बात की प्रैक्टिस हो जाए वो ज़्यादा वाज़ेह फ़ौरन बात को पहुंचता है। दूसरा दिमाग सोचने लगता है कि बैकवर्ड यूँ जाऊँ, तो बहुत सी दुनिया से उसके बरह रास्त राब्ते कट जाते हैं। इसलिए मैं इस चीज़ को पसंद करता हूँ जो नेचुरल है अल्लाह ताला की तरफ से। हर चीज़ के साथ डायरेक्ट एसोसिएशन, बजाय इसके कि सीरीज हो, पैरेलल कॉन्टेक्स्ट होने चाहिए। सीरीज में यह है कि जब तक आप एक तरफ दाखिल होकर पूरा सफ़र नहीं करेंगे किसी जगह तक पहुंच नहीं सकते। और डायरेक्ट लिंक्स जो होते हैं पैरेलल, उसमें अगर 50 नाम हैं तो 50 लिंक्स हैं दिमाग के, हर एक के साथ एक डायरेक्ट लिंक है। इसमें रोज़मर्रा की ज़िंदगी में मज़ामीन को समझना और उनके ताल्लुकात कायम करना बहुत तेज़ होते हैं, उनके बिजली के कौंधे की तरफ फ़ौरन वही चीज़ सामने आती है। वरना वो लोग फिर काफ़ी कंफ्यूज हो जाते हैं बेचारे, जो इस सिस्टम्स के ज़रिए याद करते हैं ना, उनका हशर कोई नहीं रहता आखिर पे। ठीक है, हाँ जी। अच्छा जी, हवा के लिए आमतौर पर तकलीफ़ें होती हैं। कल भी एक मरीज़ा आई हुई थी, उनके मियाँ कह रहे थे कि बहुत ना, उनकी वालदा थी शायद किसी की, हवा में बहुत ज़्यादा तकलीफ़ है। मैंने बताया था हवा के लिए एलो मशहूर है, लेकिन उसकी ख़ास क्या अलामत है, किस तरफ होती है? हाँ ठीक है, दाईं तरफ गोला ज़्यादा बनता है। और ये अलामत और किस चीज़ में पाई जाती है? लाइकोपोडियम में भी। ठीक है, और इसके असाल भी लाइकोपोडियम से मिलते हैं। क्या होता है उनमें? सी फूड, दैट्स राइट, बिल्कुल ठीक है। ख़ास तौर पर ऑयस्टर, सी फूड में मछली शामिल नहीं है। ऑयस्टर या उससे मिलती जुलती जो चीज़ें हैं जो खोखे के अंदर होती हैं, उससे काफ़ी तकलीफ़ होती है। और असाल, उल्टी, हवा, ये तीनों चीज़ें अमूमन बराबर चलती हैं इकट्ठी। लेकिन हवा के लिए कुछ आपको ख़ास तौर पर दवाएं याद रखनी चाहिए। एक उनमें से कार्बोवेज है, एक चाइना है, मैंने पहले भी बताया था आपको। और क्या बताया था? लाइकोपोडियम, अभी लाइकोपोडियम की बात हुई है। कार्बोवेज तो बता चुका हूँ। कार्बोवेज, चाइना, लाइकोपोडियम और एक एलो आपने याद कर ली है। इनकी जो तमीज़ वाली इलामतें हैं वो बताएं। कार्बोवेज में हवा का दबाव ऊपर की तरफ होता है। ठीक है, और बदबू होती है हवा। हाँ हाँ। और इसका मतलब है कि जो अंतड़ियों की हरकत है उसमें खलल वाक़या हुआ है। अंतड़ियों की हरकत में खलल और किस दवा में नुमायाँ है? बिल्कुल ठीक है, नक्सवामिका इसकी चोटी की दवा है। और नक्सवामिका में भी पेट में हवा होती है, जिसको जहाँ भी पेचिश होगी, कोई
किसी किस्म की भी मैदे की तकलीफ़ या अंतड़ियों की तकलीफ़ होगी, हवा तो वहाँ होनी ही होनी है। हम जब हवा की यहाँ बात कर रहे हैं तो एक दायमी हवा के मरीज़ का तस्वुर है, एक ऐसा मरीज़ जो हमेशा हवा के में की बंद होने के का शाकी रहता है। उसके लिए ये 4 दवाएं जो है ना नुमायाँ, एलो, लाइकोपोडियम, कार्बोवेज और चाइना की हवा सारे पेट में और गिड़गिड़ाती फिरती है, उसमें बदबू नहीं होती, वो जिस्म की खुश्की की वजह से पैदा होती है। चाइना कुनीन है, वो खुश्क कर देती है, मालूम होता है ग्लैंड्स पूरे काम नहीं कर रहा है, लुब्रिकेशन नहीं होती, तो हल्की दर्द के साथ जो बेचैनी करती है वो हवा फिरती रहती है, गिड़गिड़ाती रहती है। और एक गड़गड़ाने की आवाज़ है जो टिपिकल टाइफाइड की सिम्टम है। उसका बाईं तरफ हवा इकट्ठी होती है, हाथ लगाएं तो गड़गड़ाहट के साथ जगह बदलती है, उसमें टाइफाइडिनम अच्छी है। मगर वो आर्जी कैफियत है। जो आर्जी कैफियत की बहुत अहम दवा याद रखने के काबिल है वो कॉल्चिकम है। कॉल्चिकम अफारे की दवा है, रोज़मर्रा की हवा की नहीं है। अगर किसी वजह से अफारा हो जाए तो उसको कॉल्चिकम की एक खुराक फौरी फ़ायदा देती है। अगर अफारा हो, अफारा जानवरों में पता है आपको क्यों होता है? गाय भैंस और बकरियां, भेड़ बकरियां जब अफारे में मुब्तला होती हैं तो अक्सर उसकी क्या वजह है? बरसीम एक चारा है जो आमतौर पर खाया जाता है, और बरसीम में अगर खुश्की हो जाए और खुश्क साली की वजह से वक्त पर पानी ना मिले, जबकि वो ख़ास एक उम्र को पहुंचा हुआ हो, तो उसके अंदर हाइड्रोसायनिक एसिड पैदा हो जाता है, HCN। और आपको पता है पोटेशियम साइनाइड डेडलीस्ट पॉइजन है, और पोटेशियम साइनाइड का पॉइजन स्पेज़म के साथ मारता है, यानी सांस वगैरह की नाली, हर चीज़ के ऊपर ऐसा सख्त जफा पड़ता है कि फिर खुल ही नहीं सकती। इसलिए पोटेशियम साइनाइड के जो लोग मरते हैं इस पॉइजन से, वो एक लफ्ज़ भी नहीं बोल सकते। वो हमें लेबॉरेटरी में ये बताया जाता था कि पोटेशियम साइनाइड मुंह के आगे वैसे भी कुछ चीज़ रखो, और अंदर जहाँ ऊपर वो लगा होता था फैन, जिन दवाओं से केमिकल एक्शन से पोटेशियम साइनाइड बनता है, वो एक्शंस जब हम केमिकल्स के करते थे तो अंदर हाथ डाल के ऊपर से शीशा गिरा देते थे, वहाँ बनाते थे, और ऊपर फैन लगा होता था ताकि उसका मामूली असर भी ना आए। और इससे जानवरों को वो अफारा होता है, क्योंकि वो निस्बतन बहुत कम मिक़दार में पैदा होता है, इसलिए फ़ौरन मरते नहीं हैं, मगर उनकी अंतड़ियों में यूँ स्पेज़म हो जाता है और सारा पेट फूल जाता है और कुछ अरसे के बाद तकलीफ से मरते हैं। उसका इलाज है ये कॉल्चिकम। और उसी सिलसिले में इंसानों को भी एक ख़तरा है कड़वे बादामों से। जो कड़वा बादाम है उसमें भी HCN पाया जाता है, हाइड्रोसायनिक एसिड, और उसी से वो कड़वा होता है। हाइड्रोसायनिक एसिड का टेस्ट इनको बादामों से तो पता चल जाता है, मगर बराह रास्त पोटेशियम साइनाइड का टेस्ट किसी को मालूम नहीं हो सका, क्योंकि कोई आदमी ना जिंदा रहता है इतनी देर, ना बोल सकता है, ना बता सकता है। अगर वो ज़ुबान पे रख के टेस्ट मालूम करने की कोशिश करे तो उस टेस्ट की याद लेके मर जाएगा, किसी को बता नहीं सकता, लिखने का भी वक्त नहीं मिलता। इसलिए इन्होंने अंदाज़ा लगाया है HCN की वजह से, जो कड़वे बादामों में मिलता है, इतना मामूली मिक़दार में है कि वो मार नहीं सकता। लेकिन इन बादामों को अगर ज़्यादा खा ले कोई, या बाद औरतें वो मीठे बादामों के साथ पैसे बचाने के लिए कड़वे बादाम ज़ाया ना हो
मिक्स विक्स करके तो डाल देती हैं चीज़ों में, वो ख़तरनाक है, बाद बच्चों के स्पेज़म पैदा कर सकता है। तो स्पेज़म जो भी ख़तरनाक और फौरी हों उनका इलाज कॉल्चिकम है। बाज़ चीज़ों के इलाज आपको इस तरह बरह रास्त हवाले से याद रखनी चाहिए। दवाओं की तफसील तो पढ़ते रहेंगे, मगर बाज़ फौरी दवाओं बीमारियों के हवाले से आपको बाज़ इलाज खूब याद होने चाहिए। अब मसलन एपिस है, शहद की मक्खी, इसके कांटे से बाज़ दफ़ा जिन लोगों को एलर्जी हो बाज़ मर भी जाते हैं, बहुत ही ख़तरनाक चीज़ है। और जिनको एलर्जी ना हो उनको कुछ भी नहीं पड़ता, फ़र्क पड़ता। आप आमतौर पर जो शहद वाले हैं उनको काटती रहती हैं। तो उसका क्या इलाज है स्पेज़म का? शहद की मक्खी के बदअसर का कार्बोलिक एसिड सोप नहीं हुआ करता था आपका, उसमें भी ऐसा मादा पाया जाता है जिससे शहद की मक्खी के फौरी गहरे असर को वो तोड़ देता है। ये जो भीड़ काटते हैं शहद की मक्खी है, इनमें अमूमन फॉर्मिक एसिड है जो असल इसका मोहलिक मादा है। फॉर्मिक एसिड टॉर्चर के तौर पर भी पुराने ज़मानों में इस्तेमाल होता रहा है। हिटलर जंग अजीम में बताया जाता है कि यहूद को टॉर्चर करने के लिए फॉर्मिक एसिड इस्तेमाल किया करता था, उसके बाकायदा टीके दिया जाता था और शदीद अजाब में मुब्तला हो जाता है मरीज़, जिसको क्योंकि जो भीड़ों में तो इतना छोटा सा टीका होता है कि बहुत ही मामूली, लेकिन अगर उसकी थोड़ी सी हैवी डोज दे दी जाए तो आप अंदाज़ा कर सकते हैं कि कितनी खौफनाक हालत होती होगी। बहुत से लोग इस टार्चर में मर जाया करते थे, कुछ जो बचते भी थे वो हवास बाख्ता हो जाते थे। तो फॉर्मिक एसिड है, असल में फॉर्मिक एसिड का इलाज कार्बोलिक एसिड है। उनकी कुछ इलामतें मिलती होंगी, होम्योपैथिक में अगर कार्बोलिक देंगे तो फॉर्मिक एसिड का तोड़ हो जाता है। भीड़ और शहद की मक्खी दोनों के कांटे में जो एक दवा रोज़मर्रा इस्तेमाल होने वाली और बहुत ही मुफीद है वो नेट्रम्योर है, टेबल सॉल्ट, सिंपल टेबल सॉल्ट। और इसको मैं आर्निका के साथ मिलाकर देता हूँ और खुदा के फजल से बहुत ही ज़ूद असर और ड्रामेटिक इफ़ेक्ट पैदा करता है। एक दफ़ा हज़रत खलीफतुल मसीह सालिस रज़ी ताला अन्हु बीमार थे, उन्होंने मुझे बुलवाया रात को 10:30-11 बजे, कोई दवाई के मुतालिक मशवरा करना था। तो इतने में कोई भागा भागा आया कि चौधरी शबीर अहमद शबीर साहब को 25-30 शहद की मक्खियाँ काट गई हैं, या यानी काफ़ी बड़ा हमला था उनके ऊपर। अंधेरे में कोई दरवाज़ा भेड़ा है या भीड़ होगा, बहरहाल उनकी हालत क्या, उन्होंने कहा था कि हज़रत साहब को दुआ के लिए उन्होंने कहा था कि बहुत ही ख़तरनाक हालत है और बिल्कुल जानकनी जैसी कैफियत है। तो मुझे उन्होंने अपना तो भूल गए मुझे कहा दौड़ो वापस जाओ घर और फ़ौरन दवाई भेजो उनको। चुनांचे मैंने जाके यही नेट्रे में और आर्निका मिलाकर 200 में भेजी, वापस फिर मैं आया देखने के लिए। तो कोई 10 से 1 मिनट के बाद पैगाम्बर आ गया कि बिल्कुल ठीक ठाक हैं, अल्लाह के फल से कोई तकलीफ नहीं। तो होम्योपैथिक दवाएं जब असर दिखाती हैं तो यूँ लगता है जादू हो गया है, कोई चीज़ थी और फिर नहीं थी। बीच का जो वक्फा है ना वो मालूम ही नहीं होता बाज़ दफ़ा। इसलिए इनको अगर आप हंगामी ज़रूरत के लिए ख़ास तौर पर जो आए दिन हादसे होते रहते हैं उनके लिए तो बहुत मेहनत से भी याददाश्त पे जोर देकर भी याद करना पड़े तो करना चाहिए। मगर ये वो ऐसी चीज़ें हैं जो मुझे तो कभी भी मेहनत नहीं करनी पड़ी। जो हंगामी चीज़ें हैं वो दिमाग पर वैसे ही
जल्दी नक्श होती हैं, और उनके इलाज भी एक दफ़ा पढ़ लिया तो उसके बाद कभी फिर दोबारा ये देखने की ज़रूरत नहीं पड़ी कि फ़लाँ का फ़लाँ इलाज है, आज ख़ुद जहन में आती है। तो दिलचस्पी से अगर पढ़ें कहानी की तरह और एक पूरा मंजर जहन में नक्श करें, उसको नक्श बांधें कि ये एक मरीज़ा है जो शहद की मक्खी काट गई है, जिस्म फूल गया, तड़प रही है, फ़ौरन आपको जहन में क्या आएगा? कार्बोलिक एसिड भी अच्छी दवा है उसकी, लेकिन ये जो है आर्निका और नेट्रम्योर, ये ऐसे सब जहरों में मुफीद है। और कहा जाता है कि उसमें बड़ा जो जहर है वो फॉर्मिक एसिड ही है। भीड़ों में तो है, शायद की मक्खी में और भी हैं कुछ चीज़ें मिली हुई साथ। बिच्छू काट जाए तो बहुत तकलीफ दे चीज़ है। बिच्छू से कहते हैं लोग मरते तो नहीं, मगर मरने की ख्वाहिश ज़रूर करते हैं। ऐसी तकलीफ होती है कि चीखें निकल जाती हैं। उनके लिए भी आर्निका और लीडम ये दो मिलाकर दी जाएं और रिपीट की जाएं तो बहुत ही मुफीद है। हमारे वहाँ एमडी डॉक्टर होते थे, वो इस वक्त देख रहे होंगे, डॉक्टर निसार मुरानी, बड़े ज़हीन आदमी थे माशाल्लाह। वहाँ की जो शेड्यूल कास्ट कौमें हैं ना, थर के इलाके में फैली हिंदू, उनमें से वो तालीम याफ्ता थे और ख़ुद अहमदी हुए, फिर हमारे वक्फ जदीद के मौलिम बने और हर फन मौला से, होम्योपैथी में भी माहिर, दूसरी चीज़ों में भी, तो आजकल नौकोट में होते हैं। उन्होंने मुझे बताया कि थर में बड़े ख़तरनाक बिच्छू होता है और नाकाबिले बर्दाश्त होता है बिच्छू काटे हुए को देखना भी, जिस तरह वो तड़पता है। तो उन्होंने लीडम और आर्निका और बाज़ दफ़ा नेट्रम्योर, मुझे याद नहीं मिलाते थे कि नहीं, अगर मैं तो मिला के देता रहा हूँ, वो इस्तेमाल की। 5 मिनट में 2 दफ़ा दोहराते थे 200 में, और 10 मिनट के अंदर अंदर मरीज बिल्कुल ठीक ठाक, कोई तकलीफ बाकी नहीं रहती थी। तो वो मशहूर हो गए थे बिच्छू वाला कादियानी डॉक्टर। और एक और चीज़ के वो बड़े माहिर थे, वो है मामूली सी दवा, लेकिन उस इलाके में तो बहुत ही ख़तरनाक बीमारी समझी जाती है, अफ्रीका में भी पाई जाती है, और अफ्रीकनों को भी अब यो नोट करना चाहिए, क्योंकि मुझे परसों एक अहमदी मुबल्लिग की तरफ से ख़त मिला है कि ये लोग तो पता नहीं कांटों से निकालते हैं उस कीड़े को, आहिस्ता आहिस्ता लपेट लपाट के। एक बहुत लंबा कीड़ा होता है जो सैकड़ों फीट भी हो जाता है, और जहाँ वो जिस्म में दाखिल हो जाए, वहाँ से अगर उसको टूट जाए तो फिर और जगह भेज देता है अपने शाखें और बच्चे, कैंसर की तरह। इसलिए उसका निकालने का फ़न यह है कि उसको टूटने न दिया जाए, और वो माहिर अफ्रीकन जो अपने तजर्बे से सीख लेते हैं, वो सुई तो नहीं मगर ख़ास किस्म का कोई कीकर है यहाँ, उसके कांटे पर पहले उसको हल्का सा उधेड़ के मुंह उसको लपेटना शुरू कर देते हैं, फिर वो लपेटते चले जाते हैं यहाँ तक कि पूरा लिपटा लिपटाया बाहर आ जाता है। मगर अगर ये ना हो तो फिर उसका कोई इलाज नहीं। थर के इलाके में लोगों को ये लपेटना नहीं आता मेरा ख्याल है, क्योंकि जिसको हो जाए वो फिर बेचारा ज़िंदगी भर उसकी मुसीबत ही है। उसका इलाज बहुत सादा है, सिलिशिया 6X, चंद दिन खिलाएं, वो पिघल के पानी होके निकल जाता है, कुछ भी नहीं रहता बाकी। और काली फॉस साथ मैं मिला दिया करता हूँ, ताकि असाब के लिए टॉनिक है काली फॉस। अफ्रीका में बाज़ लोगों ने मुझे लिखा, उनको मैंने जवाबन लिखा कि ये इस्तेमाल करें, उनकी तरफ से फिर कंफर्मेशन हुई कि बहुत अच्छी दवा है। और थरों में तो बहुत शोहरत थी, दूर दूर से आते थे वो कादियानी डॉक्टर से वो कीड़े की दवाई लेने के लिए। तो ये सारी बातें अब हर जगह लोग सुनेंगे, अफ्रीका में ख़ास तौर पर मेरा ख्याल है बहुत मुफीद होंगी इंशाल्लाह। एल्यूमन पे अब आते हैं। एल्यूमन के मुतालिक बड़ी
अहम बातें बताई थी आपको, याद है किसी को? हैं? वो एल्यूमिना था वो ना, सॉरी एल्यूमन थी, ठीक है एल्यूमन थी, फटकरी। वो बातें जो बताई थी, बीमारियां कौन सी बताई थी? हाँ, ग्लैंड्स फूलना, ये इसकी खास इलामत है। और उसके अलावा क्या है? अल्सर्स, गहरे अल्सर्स, और मुंह का कैंसर, गले के कैंसर, मुंह के कैंसर में मुफीद है। बड़े बड़े सख्त टॉन्सिल्स जो पुराने हो जाएं और छोड़ने का नाम ना लें। सर दर्द की क्या इलामत है इसकी? सर दर्द की, हाँ, नहीं, सर दबाने से तो अक्सर को आराम आता है। इसकी जो इलामत पहचान वाली वो ये है कि बाज़ दवाओं में ये इलामत है कि सर के ऊपर गर्मी और जैसे कोई दबा रहा हो जोर से, यानी पिचकने का एहसास और बोझ का एहसास होता है। दर्द के साथ सर दब रहा है खुद ब खुद। उसका इलाज तो ये होना चाहिए कि उसको उठाया जाए, लेकिन ये जो दवा है इसमें जब ऐसी इलामत पाई जाए तो दबाने से आराम आता है। दूसरी जो दवाएं हैं उनके सर की ये कैफियत हो तो दबाने से आराम नहीं आता, बल्कि मरीज को कपड़ा भी बर्दाश्त नहीं होता। पहले ही सर पे बोझ होता है तो टोपी पगड़ी भी उतार देगा, कपड़ा भी नहीं लगाएगा, हाथ लगाएगा तो तकलीफ होगी। ये वो दवा है जिसमें दबाने से आराम आता है। और दबाने के लिहाज से बहुत सी दवाएं हैं जिनमें ये इलामतें हैं और इनसे भी पहचानी जाती हैं। काली काब है, उसको दबाने से तकलीफ बढ़ती है। और लेकेसिस है, उसको ज़्यादा दबाने से नहीं बढ़ती, हल्का हाथ लगाने से बढ़ती है। किसी जगह हो अगर मामूली हाथ लगाएं तो बड़ी सख्त तकलीफ होती है, उसकी जिल्द का ऊपरला हिस्सा सेंसिटिव होता है। और एक दफ़ा फर्म हाथ के साथ उसको दबाना शुरू कर दें तो मौफ जगह में आराम आने लग जाता है। तो ये बहुत ही बारीक, हर एक दवा के अपने अंदाज हैं, उनके साथ वो पहचानी जाती हैं। वरना मर्ज तो सब मिलते जुलते हैं। सब हर किस्म के मर्ज में बेशुमार दवाएं हैं जो असर दिखा सकती हैं, मगर उनके अपने मिजाज को शनाख्त करना इस हद तक कि उनकी अजूबा बातें आपके जहन में नक्श हो जाएं, ये आपके लिए मुफीद साबित होंगी। इससे आपको फ़ौरन असल दवाई की तरफ ख्याल मुनक़िल हो जाएगा, मुंतकिल। अच्छा जी, और कौन सी अहम बातें थी इसकी? आप जी, हाँ, जिनके ग्लैंड्स ख़राब हों वो सिली मरीज़ होते हैं, मगर मेरा ख्याल है मैंने सिल का कहा नहीं था, मुझे याद नहीं। उजलाती सख्तियों की वजह से एक और दवाई में मैंने सिल की बात की थी, इसमें मुझे नहीं याद की हो। फास्फोरस में सिल का जिक्र चलता है और बेसिलिन वगैरह और कई हैं दवाएं, सल्फर है, ब्रायोनिया में भी सिल की इलामतें पाई जाती हैं। मगर ये जो ग्लैंड्स की है ये कैंसर से ज़्यादा मुशाबे है। ग्लैंड्स का फूलना और सख्त हो जाना और इंड्यूरेशन वहाँ कायम रह जाए, ये बाज़ दफ़ा कैंसरस बीमारियाँ पैदा कर देती है चीज़। उसमें जो आगे बढ़ी हुई स्टेज की ग्लैंड्स के मामलात हैं उन पर ये असर दिखाती है। आवाज़ मुस्तकिल बैठ जाती है इसकी। एल्यूमिना में भी हो सकता है, मगर मुझे तो यही याद है कि एल्यूमन में ही है और नोट में भी यही लिखा हुआ है एल्यूमन। हाँ, फटकड़ी अगर मुंह में डालें तो गला पकड़ा जाता है फ़ौरन। और एल्यूमिन का जो केस है ये निस्बतन लंबा है, आर्जी नहीं।
जो आर्जी तौर पर गले बैठता है उसकी कई वजूहात हैं। अगर फालजी वजह हो तो उसमें कॉस्टिकम बहुत मुफीद है, और अगर नज़लाती वजह हो तो उसका जो भी इलाज है नज़ले का वो किया जाएगा। अगर एलियम सीपा का केस हो, एलियम सीपा से भी गला बैठता है ख़ास तौर पर क्योंकि अंदर खराश करती है, ये मुस्तकिल नौइयत का गला बैठना है, उसमें मुफीद है। और अपनी फालजी इलामात में ये किस चीज़ से मिलती है? ठीक है, खूब बात में याद रखे, कमाल कर दिए पीर साहब हैं। वेल डन। क्या? हाँ हाँ, ताज़ा ठीक है। इसकी फालजी इलामतें प्लम्बम से मिलती हैं, और प्लम्बम का एंटीडोट है ये। बाज़ लोग हैं जिनके आमतौर पर पेंटों में प्लम्बम पाया जाता है, सिक्का, और जो सेंसिटिव हों पेंट्स को, बाज़ दफ़ा उनको फ़ौरन तकलीफ़ें पैदा हो जाती हैं। उनमें याद रखें एल्यूमिन बेहतरीन इलाज है, इसका तोड़ है। और एल्यूमिना की ख़ास क्या बातें हैं, क्यों जी, याद है? हाँ बताएं। तो तुम एल्यूमिन थी क्या? नहीं, मैंने आपको अलग बताया हो तो बताया, क्लास में तो नहीं बताया, मुझे तो नहीं याद। अब ऊपर हमारे घर फायदा के पास जब आती हैं खाने के वक्त, तो उस वक्त बातों में शायद कोई जिक्र हो गया, भूल भुला के कहीं क्लास में कहीं बताया था मैंने? आप बताएं, और कोई बताए फिर? जी बिल्कुल सही है। अहम तरीन इलामत जिसमें जो इसकी शख्सियत बनाती है वो ये है कि ये आहिस्ता असर करने वाला गहरा जहर है जो खून की नालियों को सुकेड़ता है या उनमें कुछ मादे जमा देता है, जिस तरह कोलेस्ट्रॉल वगैरह, और मुस्तकिल खून की नालियाँ अगर सिकुड़ जाएं और दिमाग पर असर पड़ जाए और आर्टेरियोस्क्लेरोसिस हो जाए तो उसमें ये दवा लंबा अरसा खिलानी पड़ेगी, 1-2 महीने की बात नहीं है। ये बात ख़ास तौर पर मैंने समझाई थी, ठीक है। और खारिश के मुतालिक क्या बताया था? हाँ, पहले कोई उभार नहीं आते होते जिल्द के ऊपर, और जब इसको मरीज खारिश करता चला जाता है तो फिर उभार निकलते हैं, और उनमें अमूमन जर्दी माइल पानी या पीप जैसा मवाद पैदा हो जाता है। और क्या बताया था? हाँ, ये बहुत अहम है। आंखों के छप्पर, वो जिस तरह क्रॉनिक एक्जिमा होता है उससे मोटे हो जाते हैं, इस तरह आंख के छप्परों में खुजली और वो ज़्यादा मोटे और बोझल हो जाते हैं, उनमें ये बहुत मुफीद है। अब तो डॉक्टर साहब को भी वो चीज़ें याद रहने लगी हैं माशाल्लाह। एक और चीज़ क्या बताई थी जी? मैदे तो ख़राब अक्सर लोगों के होते हैं। क्या अलामत है मैदे की खराबी की? खट्टे डकारी बड़े लोगों को होते हैं। ये जो इलामतें हैं हर मैदे की बीमारी में यही इलामतें पाई जाती हैं, इल्ला माशाअल्लाह। मैंने कहा था कि अगर ये इलामतें मुज़मिन हो जाएं और मरीज़ का की बीमारी दायमी पकड़ बैठे उसको, उस वक्त एल्यूमिना काम आएगी। आर्जी तौर पर कोई ज़्यादा खा लेता है, कोई और बेहतियाती कर लेता है, उसको मैदे की तकलीफ होती है। मैदे की तकलीफें एक जैसी होती हैं कम बेश,
बाज़ बीमारियों में फ़र्क होते हैं नुमाया, लेकिन आमतौर पर जिसको कहते हैं मैदा ख़राब है, उसके लिए पुराने ज़माने में एक दवा हुआ करती थी, लाल मिक्सचर, जो एलोपैथिक डॉक्टर दिया करते थे, कार्मिनेटिव। हाँ, उसमें एपिकॉक होता था और टिंचर जिंजबार होती थी और सोडा बाइकार्ब है, नहीं, सोडा बाइकार्ब और सुर्ख से रंग की मीठी दवाई होती थी, अच्छी होती थी। हैं नंबरों का मुझे नहीं पता है, हम तो डॉक्टर हिफ्जुल्लाह साहब से मैदे की दवाई, लाल दवाई कहा करते थे तो दे देते थे। वो अच्छे नुस्खे थे, अब डॉक्टर भुला बैठे हैं और वो खाम खा फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री के पल्ले पड़ गए हैं। वो बहुत बेहतर होते थे और बहुत तेज़ असर दिखाया करते थे। तो ये जो दवा है ये ऐसे फौरी केसेस के लिए नहीं है। एल्यूमिना में याद रखें कि फ़ौरन पैदा होने वाली बीमारियों में एल्यूमिना चंद बीमारियों के सिवा काम नहीं करेगी। ये एक दायमी लंबा असर पैदा करने वाली दवा है और इसी तरह ये शफा भी देती है। बवासीर के ज़ख्म और तेज़ाबी पानी निकलने, औरतों में तकलीफ़ें होती हैं हमल के दरमियान, ये वैसे, और उसमें तेज़ाबियत बड़ी नुमायाँ होती है। एक मैंने निशानी बताई थी हमल के दौरान, वो हाँ ठीक है, मैं कहा औरतें तो बाजी ले गई हैं मर्दों से माशाल्लाह, हैं नुमायाँ, सब बातें याद हैं इनको। ऐसी औरत जिसको कब्ज़ ना होती हो, हमल हो तो कब्ज़ हो जाए, उसका इलाज एल्यूमिना है। यहाँ ये आर्जी तौर पर भी फ़ायदा देती है। मैंने आपको बताया था ना कि बाज़ जगह एल्यूमिना आर्जी बीमारियों में भी काम आती है, वरना अक्सर तो दायमी बीमारियों में काम आती है। ये वो एक चीज़ है जिसमें आर्जी तौर पर भी काम दिखाती है। और इसी तरह पुरानी दायमी खांसी, उसमें भी ये मुफीद है। जी फाइब्रॉइड्स के लिए मैंने और दवाएं बताई थी, लेपिस एल्बा और एल्यूमिन। एल्यूमिना मुझे नहीं याद बताई हो। अच्छा बताई थी, एल्यूमिन तो बताई थी, एल्यूमिना भी बताई थी। अच्छा फिर मुझे नहीं किसी ने बताई है कहीं, बताओ। नहीं मुमकिन है एल्यूमिन का, नहीं हो सकता है, बैद नहीं, क्योंकि एल्यूमिन जो है उसके अंदर बुनियादी सिफ्त ये है कि वो सारे असर अपने सॉल्ट्स में भी दिखाती है जो इसके अंदर पाए जाते हैं। तो अगर एल्यूमिन में वो सिफत मौजूद है तो कुछ किसी न किसी हद तक एल्यूमिना में भी हो सकती है, रूल आउट नहीं कर सकते इसको, लेकिन मुझे याद नहीं कि मैंने कहा हो। एग्नेस कास्टस, ये पढ़ाई है आपको पहले हैं? हाँ, क्या थी बातें इसकी हैं? ना हाँ, ये भूलने की भी कमी हो तो कई दवाओं में है, याददाश्त की कमी है इसमें। वो एम्ब्राग्रीसा में भी बताया था मैंने, और भी कई दवाओं में भी है। कंफ्यूज हो, याददाश्त ना हो पूरी, काली फास्ट बहुत अच्छी है याददाश्त को तेज़ करने के लिए। दायमी याददाश्त की कमज़ोरी में सल्फ़र बहुत अच्छा काम करती है। 200 में मैंने देखा है वो मरीज़ जिनको दायमी कमज़ोरी हो दिमाग की, उनको सल्फ़र बहुत काम देती है। बाज़ों को वक्ती असाबी दबाव की वजह से याददाश्त जवाब दे रही होती है, वहाँ काली फॉस बहुत अच्छा काम करती है। इसकी इलामतों में क्या चीज़ ख़ास नुमायाँ थी? हाँ ये ठीक है, बिल्कुल ठीक है। और औरतों में अमूमन चूँकि काफ़ी बोझ उठा के 9 महीने कई बार मुश्किल में पड़ती हैं, इसलिए उनके असाब जवाब देते हैं और नीचे का गिरने का एहसास पाया जाता है। ये कई दवाओं में है। कॉस्टिकम भी इसमें
नुमाया असर रखती है। एग्नेस कास्टस ख़ास तौर पर ये इस बीमारी से, इस एहसास से ताल्लुक़ रखती है। इसमें ये भी खुदकुशी का रुझान। हाँ हाँ, बिल्कुल ठीक है। खुदकुशी का रुझान नहीं, बल्कि बीमारियों में खुदकुशी का ख्याल आने लग जाता है, लेकिन खुदकुशी का रुझान जिस बीमारी दवा में है वो और दवा है, वो है आरम म्योर। आरम म्योर सोने का नमक है, गोल्ड से सॉल्ट जो बनता है, क्लोराइड, गोल्ड क्लोराइड कह सकते हैं इसको आप। उसके अंदर गहरा गम और खुदकशी का नुमाया रुझान। अल्लाह के फजल से 2-3 केसेस में तो मुझे वाज़े तौर पर याद है, रब्बा में बाद नौजवानों को ये बीमारी थी और माँ बाप परेशान थे, उन्होंने आके खुद कहा कि बस हमारा दिल चाहता है हम खुदकुशी करने ख़त्म हो जाएं। ये ज़हनी बीमारी है। उनको आरम में और दिया तो बिल्कुल सब ख्याल मिट गया खुदकुशी के। तो आरम में और उसका खुदकुशी से गहरा ताल्लुक़ है। और इसमें भी आप ठीक कह रही हैं, इसमें भी खुदकुशी का ख्याल पाया जाता है, लेकिन आरम की तरह एक मुस्तकिल दायमी जुज़ नहीं है इसका। सर दर्द इसकी किस चीज़ से बढ़ती है? हाँ हाँ, फोटोफोबिया जिसको कहते हैं, ये आमतौर पर ऐसी चीज़ है जो एलोपैथिक डॉक्टर कहते हैं इसका इलाज कोई नहीं। क्यों, है कोई इलाज? कल मेरे पास एक हमारे पाकिस्तान के एक सीनियर अफसर थे, वो यहाँ हायर एजुकेशन के लिए आए हुए हैं, उनकी बेगम भी साथ थी। उन्होंने बताया कि मुझे फोटोफोबिया की तकलीफ़ है और सर दर्द में रोशनी से दर्द बढ़ता है, और डॉक्टरों को यहाँ सबको दिखाया है जो चोटे की माहिरीन हैं, वो कहते हैं फोटोफोबिया का इलाज ही कोई नहीं। हालांकि होम्योपैथिक में मैंने एक दफ़ा नहीं, बारहा फोटोफोबिया के मरीज़ों को अल्लाह के फजल के साथ, दवाओं के साथ ठीक किया है। इनमें भी ये दवा भी एक उनमें से है फोटोफोबिया के लिए। और एक बहुत अहम दवा फोटोफोबिया की है, याद है किसी को? या बताई नहीं अभी तक? वो है ग्रेफाइट्स। ग्रेफाइट्स 200 में फोटोफोबिया पे बहुत अच्छा असर दिखाती है। कल तो ग्रेफाइट्स नहीं दी थी, एग्नेस कास्टस दी थी। अच्छा अच्छा, ठीक है। वो मुस्तकिल जो है ना गहरा लंबा असर, वो तो ग्रेफाइट्स में पाया जाता है। एग्नेस कास्टस में सर दर्द के साथ इसका ज़्यादा जोड़ है। वो सर दर्द जो रोशनी से बढ़े, और एक फोटोफोबिया की बीमारी है जो ज़रूरी नहीं कि सर दर्द से मुतल्लक हो, वैसे ही रोशनी में आँख नहीं खुल सकती, उसके लिए ग्रेफाइट्स है। और कल जो मुझे उन्होंने बताया था वो ग्रेफाइट्स की इलामतें बताई थी। हाँ, तो आज मैं चूँकि सर दर्द भी होती थी, फिर मुझे ख्याल आया कि इनको एग्नेस कास्टस भी भिजवा दी जाए। ठीक है। और क्या क्या चीज़ें हैं एग्नेस कास्टस में? पेट में हवा की मैदे में तेजाबी, लटकने का एहसास, एक तो है बोझ का एहसास, और एक है मसल्स ढीले हो जाते हैं। ये वो है दवा है जो मसल्स ढीले हो जाते हैं, लटक जाते हैं, एग्नेस कास्टस। इससे नतीजे में प्रोलैप्स भी हो सकता है, लेकिन आमतौर पर मसल्स में जो टेंशन है जो उनको अपने ज़ात में सुकेड़े रखती है, वो हट जाए। जैसा रबर ढीला हो जाए तो लटकने लग जाता है, इस तरह मसल्स ढीले हो जाते हैं। मस्कुलर सिस्टम में लचक नहीं रहती और वापस अपनी हालत पे सुकड़ने की ताकत नहीं रहती। जिसके लिए आपने कैलकेरिया फ्लोर भी और कॉस्टिकम भी, दायमी तौर पर कैलकेरिया फ्लोर बहुत अच्छी है उसमें, और एग्नेस कास्टस में भी ये बात पाई जाती है।
लेकिन एग्नेस कास्टस में एक बात जो किताबों में लिखी हुई है, पता नहीं क्यों गलती से है, ये सचमुच है, इसका औरतों से ज़्यादा ताल्लुक़ है एग्नेस कास्टस का। इसलिए मसल ढीले होने के ज़िक्र में औरतों का ज़िक्र मिलता है कि ख़वातीन के मसल जब ढीले हों तो उनके लिए एग्नेस कास्टस अच्छी है। और चूंकि रहम के नीचे गिरने का एहसास भी एग्नेस कास्टस पाया जाता है, इसलिए हो सकता है इसका ताल्लुक़ अंदरूनी तकलीफ़ों से ही हो और उसके नतीजे में जो मसल कमज़ोर हो जाए और ढीले पड़ जाएं उनमें मुफीद होगी। जिस दवा में खुदकुशी का एहसास पाया जाएगा उसमें नेट्रेमोल भी एक है। ये वो दवाएं हैं जहां जो मायूसी की इलामतें रखती हैं। एग्नेस कास्टस में भी मायूसी है, नेट्रेमोल में भी मायूसी है और ग्रेफाइट्स में भी, ना आरम्योर में भी, आरम्योर गोल्ड क्लोराइड। और कोई ख़ास बात इसकी पहले कही हो? ये सब याद है आपको? वहाँ ज़रूर बताना था। और चीज़ जो मुझे याद है और मैं नहीं बता रहा, वो तो नहीं बोलनी चाहिए थी आपको। हाँ, पेट में हवा मैदे की पेशाब। हाँ, पेट की हवा ठीक है। वो पेट की हवा तो तकरीबन हर दवा में ही है। उसका इम्तियाजी निशान जब मिलेगा फिर वो काम करेगी। अच्छा, एलेंथुस एक नई दवा, पहले नहीं बताई शायद। ये दवा ज़्यादातर म्यूकस मेम्ब्रेन्स के जवाब दे जाने के वक्त इस्तेमाल होती है। म्यूकस मेम्ब्रेन किसको कहते हैं पता है आपको? म्यूकस मेम्ब्रेन नहीं, उसको ऑरिफिस कहते हैं। ऑरिफिस का जोड़, यानी जहाँ से इंसान की म्यूकस मेम्ब्रेन अंदरूनी जिल्द का नाम है। इंसानी जिस्म जो है वो खोखला है ना बीच में से, जो अंदर की तरफ की सतह है किसी चीज़ की भी हो उसको म्यूकस मेम्ब्रेन कहते हैं। और बैरूनी सतह अगर वो बाहर हो तो उसको जिल्द बन जाती है। इसलिए म्यूकस मेम्ब्रेन गुर्दे की भी होती है, अंतड़ियों की भी होती है, मैदे की भी होती है। हाँ, ये भी म्यूकस मेम्ब्रेन ही को जी, गले के अंदर। हाँ हाँ, म्यूकस मेम्ब्रेन ही है सब। तो म्यूकस मेम्ब्रेन ब्रेक डाउन कर जाएं, लेकिन इसके ब्रेकडाउन में, और एक और दवाई आपको याद नहीं आई म्यूकस मेम्ब्रेन के ब्रेकडाउन के मुताबिक मैंने बताई थी, एमोनियम कार्ब। इसके ब्रेकडाउन में उसके ब्रेकडाउन में आपको फर्क जरूर रखना होगा। ये जो है एलेंथुस, इसमें ब्लीडिंग्स और खुसूसन काले पिघले हुए खौफनाक खून की ब्लीडिंग नहीं मिलती। इसमें अल्सरेशंस और दुखों के सेंटर बने हुए, पीप काम नहीं कर रही, जवाब दे गई है जगह जगह। जिस तरह गुर्दे के अंदर भी सोजिश पैदा हो जाए, उसको क्या नेफ्राइटिस कहते हैं ना उसको। तो मैंने कभी इस्तेमाल नहीं की, लेकिन मेरा ख्याल है नेफ्राइटिस में भी इस्तेमाल करके देखनी चाहिए। गले, अंतड़ियों, मुंह, हर जगह म्यूकस मेम्ब्रेन के जवाब दे जाने के वक्त ये इस्तेमाल होती है। और उसमें अल्सर्स खुसूसियत के साथ पाए जाते हैं, छोटे छोटे जगह जगह। और बाल झड़ते हैं इसमें ज़्यादा, जिसका मतलब है कि वही कमज़ोरी कुछ स्किन में भी मुंतकिल होती है। जो ग्लैंड्स हैं जो बालों को ताकत देते हैं, हर बाल के नीचे जड़ के अंदर छोटा सा ग्लैंड होता है, वो उसको लुब्रिकेट भी करता है, उसको ग़िज़ा पहुँचाता रहता है।
मेरा ख्याल है उसकी कमज़ोरी की वजह से वही म्यूकस मेम्ब्रेन वाला असर जब जिल्द की तरफ आए तो बाल झड़ने की इसमें अमूमन इलामतें नुमाया पाई जाती हैं। लेकिन अगर आप वैसे बाल झड़ने के लिए इसको इस्तेमाल करेंगे तो फ़ायदा नहीं होगा। मरीज़ा अगर म्यूकस मेम्ब्रेन की है और फिर बाल झड़ रहे हों तो फिर यह दवा ज़रूर है, ज़रूर जहन में आनी चाहिए और काम भी दिखाएगी। लेकिन बाल झड़ने की बाद दूसरी दवाएं इससे बहुत ज़्यादा बेहतर और ज़ूद असर हैं। उनमें एक बालचर का नुस्खा मैं दिया करता हूँ, वो अल्लाह के फजल के साथ बहुत ही इफ़ेक्टिव है। अब तक तो मेरे इल्म में कोई ऐसा मरीज़ नहीं आया जिसको उसने फ़ायदा ना दिया हो। इसलिए बाज़ होंगे भी, यानी 100% दावा करना ही गलत है। यहाँ हमारे हैं, नाम नहीं बताना, तुम्हारे तुम पर पीर साहब का साया पड़ गया है। एक हमारे यहाँ हैं दोस्त, उनको जो आए थे तो बिल्कुल खोदे हो रहे थे। वो खोदा कहते हैं कि बाल झड़ जाएं। और अजीब बात है कि वैसे शेव किया हो तो बुरा नहीं लगता, लेकिन खोदा पहचाना जाता है कि शेव नहीं किया हुआ और बाल नहीं आए हुए, उसकी जिल्द की शक्ल ही और हो जाती है। तो उनका मैंने इलाज किया, बिल्कुल ठीक ठाक, 100% बिल्कुल दुरुस्त। बालचर और 7 बालचर तो आमतौर पर उसको कहते हैं जो एक जगह से बाल की बीमारी होकर बाल में जख्म भी पैदा हो जाता है, उखड़ने लग जाते हैं। मैं जो बात कह रहा हूँ असल में बालचर का लफ्ज़ गलत है उसके लिए। उसकी अंग्रेजी इस्तिलाह है एलोपेशिया, और है हाँ एलोपेशिया टोरा। आपको याद है वो किस तरह? अच्छा ठीक है, एलोपेशिया टोरा कहलाता है ये। और इसमें धदरी की तरह गोल गोल स्पॉट पड़ के तो गुच्छों में बाल उतर जाते हैं। और जो मरीज़ इनके अपना सर्द वगैरह दिखाएं तो बड़ी तकलीफ़ होती है देख के, तो और बड़ा सख्त डरे हुए होते हैं। सफ़ेद चमकदार स्पॉट रह जाता है और पूरे का पूरा गुच्छा बाहर आ जाता है। फिर ये जिल्द में भी, यहाँ भी, चेहरे पे भी शुरू हो जाता है। उसके लिए ये होम्योपैथिक नुस्खा जो मैं इस्तेमाल करता हूँ अल्लाह के फजल से हैरत अंगेज़ असर दिखाता है। इसमें कुछ वेरिएशंस होती हैं आमतौर पर। जो मैं देता हूँ वो यह है बेसिलिनम 200, बेसिलिनम BA। मैंने कहा कहाँ है प्राइवेट सेक्रेटरी साहब? दफ्तर में है। याद रखें इमाम साहब, आप भी याद रखें कि जितने मैंने लेक्चर दिए हैं इनको अब दोहराना शुरू करना है। तो उनके आखिर पर वो तमाम दवाएं जिनका मैं जिक्र करता हूँ उर्दू में भी लिखा जाए उनका नाम, और अंग्रेज़ी में भी, और तलफ़ुज़ भी उर्दू में एराब डालकर। और जो पोटेंसियाँ मैंने कही थी वो पोटेंसियाँ भी वहाँ जिक्र कर दी जाएँ, मसलन 30 से 1000 तक या जो कुछ भी चलता है। तो लोगों की तरफ से ये शिकायत आ रही है कि आप बात कह के चले जाते हैं, हमें नाम भी मुश्किल से याद आता है, फिर स्पेलिंग नहीं याद रहते, तो आप साथ साथ बताएं। वो मुश्किल काम है साथ साथ रुक रुक कर बताना। उसकी बजाय मेरा ख्याल है कि अब जब हम दोहराएंगे सबक तो हर वीडियो के आखिर पर दवाओं की लिस्ट जो वहाँ मज़कूर हुई और उनकी पोटेंसियाँ भी अगर वहाँ दी गई थी उर्दू में भी अंग्रेज़ी में भी, ये लगवा देना। उसको कहना वहीद को, वो अपने कंप्यूटर के ज़रिए ऐड कर देगा, ठीक है। अच्छा, बेसिलिनम और नेट्रम्योर, और साथ इसके ये 200 में देता हूँ बेसिलिनम। बेसिलिनम दे दिया, बता दिया था ना? हाँ ठीक है। इसके साथ एक रोज़मर्रा के लिए जो दिन में 3-4 दफ़ा दी जाती है वो एक है ट्यूक्रियम, TEU, और बाज़ गालिबन स्पेलिंग TU से भी लिखेंगे, मुझे तो TEU याद है। खा TEU हो या TU हो, उसके बाद C आएगी, फिर REUM, ट्यूक्रियम 30 और पिक्रिक एसिड 30। नेट्रम्योर 200 में है, बेसिलिनम और नेट्रम्योर 200 में, और ट्यूक्रियम 30 और पिक्रिक एसिड 30, ये मिलाकर
दिन में 3-4 दफ़ा दी जाए, और वो 2-3 दिन रोज़ाना 1 दफ़ा, फिर हफ्ते में 1 दफ़ा या ज़्यादा से ज़्यादा 2 दफ़ा, जो 200 वाली है। ये अगर दिन में 2-3 दफ़ा देते रहें तो कुछ अरसे के बाद वो सफ़ेद जगहों पर बाल आने शुरू हो जाते हैं, बाल झड़ने का सिलसिला बंद, और पूरा सिर बालों से भर जाता है। एलेंथुस नहीं, एलेंथुस नहीं। एलेंथुस पे मुझे याद आया था तो मैंने जिक्र किया है। इसमें बाल झड़ने का जिक्र अमूमन मिलता है। मैं ये बता रहा था कि उसका ताल्लुक म्यूकस मेम्ब्रेन से गालबन होगा। जिस मरीज में म्यूकस मेम्ब्रेन्स गल सड़ जाएं या गल रही हों, उनके बाल झड़ने वाले मरीज में मेरा तासुर है, मुझे तजर्बा नहीं हुआ कभी, ये मुफीद होगी। लेकिन ये बालचार और दूसरी दवाओं में मुफीद नहीं है। इससे मालूम होता है कि ख़ास मरीज़ के लिए ये मुफीद है। और ये जो दवाएं हैं इसमें इससे कतई नज़र कि उसकी अंतड़ियाँ कैसी हैं और इलामतें हैं कि नहीं, ये जो नुस्खा है ये टकसाली का नुस्खा है। ये तजर्बे से आहिस्ता आहिस्ता मैंने सीखा है और बहुत मुफीद है अल्लाह के फज़ल से। और किसी के अगर बचपन में बाल सफ़ेद हो जाएं, और बालों की बात हो रही है तो वो भी जिक्र कर दूं, या आगाज़ जवानी में एकदम बाल सफ़ेद होते हैं और उनके बाज़ दफ़ा गुच्छों की सूरत में होते हैं, यानी बाज़ लटें एकदम सफ़ेद हो गई, और ख़ास तौर पर औरतें तो इससे बहुत डर जाती हैं। हमारे पास एक दफ़ा रब्वा में हमारे बहुत ही सिलसिले के एक बुजुर्ग खादिम और वाक़फ़ ज़िंदगी, रिटायर होने के बाद वाक़फ़ ज़िंदगी बने थे, मगर बहुत अच्छा काम किया करते थे शाह साहब। वो एक दफ़ा अपने नवासी को लेके आए दफ्तर वक़्फ़ जदीद में, और छोटी सी उम्र उसकी 6-7 साल की होगी, और उसकी बड़ी बड़ी लटें पूरे के पूरे गुच्छे के गुच्छे सफ़ेद हुए थे 2-3 जगह से, और बहुत डर के मारे बुरा हाल था सारे घर वालों का कि इस उम्र में बच्ची को ये हो गया तो क्या बनेगा। उनको मैंने, ये पहली दफ़ा मुझे जहन में आई थी कि सोराइनम मुफीद होनी चाहिए इसमें, तो मैंने सोराइनम की 1000 की ताकत की एक खुराक दी और हफ्ते के बाद दोहराने के लिए कहा, और 1 महीना नहीं गुजरा था कि वो बच्ची को लेके आए, दिखाए, बाल खोल के नीचे से काले बाल आ रहे थे, ऊपर सफ़ेद थे, और नीचे से जो उग रहे थे वो काले थे। और अब वो अल्लाह के फजल से शादीशुदा है, कई बच्चे हैं उसके, खुशबाश है, और बाल बिल्कुल ठीक हैं। तो उस तजर्बे से शह पाकर मैंने फिर और भी इस्तेमाल करके देखी है। सोराइनम का अचानक बालों के सफ़ेद होने से इसलिए ताल्लुक़ है कि ये जल्दी बीमारी में मुफीद है। इसको बरस वगैरह में सोराइनम बहुत मुफीद है, कोढ़ के लिए भी मुफीद है। तो इसलिए मुझे ख्याल आया था कि अमूमी बीमारी नहीं है कोई, किसी ख़ास जगह जिल्द पर कोई बरस का स्पॉट बना है या उससे मिलता जुलता कोई असर है जो महदूद दायरे में है, तो वो काम कर गया अल्लाह के फजल के साथ, और अब भी काम करती है उसी तरह। क्यों नहीं, वक्त आपका अभी 5 मिनट है ना अभी? अच्छा। बाज़ मरीजों के चेहरों पर स्याही छा जाती है, वैसे रंग ठीक है, अपना अच्छा होता है, लेकिन स्याही छा जाती है। उसमें एलेंथुस भी आपको याद रखनी चाहिए, लेकिन एक और दवा है आर्सेनिक सल्फलेवम, जो बरस की दवा है, और ये काली बरस में भी काम आती है। आमतौर पर बरस के साथ सफ़ेदी का तस्वुर है। सिंध में एक दफ़ा मैं नवाबशाह के दौरे पर था, हमारे एक बुजुर्ग दोस्त थे, वो कपड़ा यूँ रखते थे आधा मसूल लपेटा हुआ, तो अच्छे वो नेक मुखलिस ज़मींदार थे। उनसे मैंने पूछा क्या बात है, तो उन्होंने पर्दा हटाया तो पता लगा बड़े बेहुदा नज़र आने वाले काले दाग, काफ़ी चेहरे को उन्होंने मसख किया हुआ था। तो उनको मैंने आर्सेनिक सल्फलेवम दी और कहा कि उस 3 दफ़ा इसको खाते रहें।
चुनाचे अगले दौरे पर जाके देखा तो कुछ दाग थे मगर अक्सर साफ हो चुके थे। वो लपेटने की आदत ख़त्म, खुला बूंदों बहादुरी के साथ पहनते थे माशाल्लाह। तो जिल्दों की बीमारियों में या कोई भी बीमारियां हों, जब एक दवा में आप बाज़ इलामतें पढ़ते हैं तो उनके साथ और उससे मिलती जुलती दवाएं भी मुंसलिक कर लिया करें जहन में। वो एक तो तमीज़ करने में आसानी पैदा करेंगी, दूसरे दवाओं को याद रखवाने में काफ़ी मुफीद होती हैं। तो जहाँ अचानक जिल्द की स्याही हो, वो ये स्पॉट्स वाली नहीं है, इसका एड्रीनल कार्टेक्स से कोई ताल्लुक़ नहीं है। ये बाज़ बीमारियां हैं जो जिल्द के ऊपर एक स्याही की तह जमा देती हैं, और हर जगह नहीं, बाज़ों के हाथ काले हो जाते हैं, बाज़ों के चेहरे काले हो जाते हैं, उनमें एलेंथूस अच्छी दवा है। चेहरा का स्याह होने के साथ ही दिमाग में एलेंथूस आनी चाहिए, ये याद रख लें। अगर ये, चूंकि इसमें ख़ास तौर पर म्यूकस मेम्ब्रेन के जवाब देने का जिक्र मिलता है, रहम के अंदर की सतहों के साथ भी इसका बहुत ताल्लुक है। और अगर किसी को प्योरफरल फीवर कहलाता है, हाँ, प्रसूति का बुखार कहते हैं उसको उर्दू में, यानी रहम के साथ जिस इन्फेक्शन का ताल्लुक हो और उससे बुखार हो जाए, सेप्टिसीमिया रहम का, उसके नतीजे में जब दिमाग में पागलपन हो, और अक्सर औरतें जिनको ये बीमारी हो वो ज़रूर रेव करती हैं उस बीमारी में, टाइफाइड की तरह इसमें भी रेविंग पाई जाती है, उनके लिए ये बहुत अच्छी दवाई है एलेंथूस। बस ये 2-3 बातें इसकी याद रख लें। हाँ जी, फरमाएं। क्या? वो बीमारी नहीं है, वो है कंजेनिटल, और उस कंजेनिटल का कोई इलाज नहीं हुआ करता। बाज़ सूरतों में अगर कमी रह गई हो डेवलपमेंट में तो वो इलाज हो जाता है, लेकिन अगर कोई उज़्व बना ही नहीं या किसी जगह से वो जिल्द उन खुल्लियों से खाली है, तो जो पैदाइशी हो उसका कोई इलाज नहीं होता। चंद सूरतों में मैंने देखा है, वो भी इस शर्त के साथ कि डेवलपमेंट में कमी हो, वो पूरी हो जाती है। हमारी एक अहमदी खातून, अब वो जर्मनी में है, जलसा सालाना पे आई हुई थी, बैरूनी मुल्क से ताल्लुक़, अमेरिका से है असल उनका पुराना ताल्लुक़। तो बड़ा अच्छा जोड़ा था, लेकिन उन्होंने बड़े अफसोस से जिक्र किया कि हमारे बच्चा नहीं हो सकता। मैंने कहा क्यों? कि ये जो बेगम हैं ये पैदाइश से बहुत पहले, जो वक्त मुकर्रर है उससे पहले पैदा हो गई थी, और रहम डेवलप ही नहीं हुआ, और सब चोटी के डॉक्टरों को दिखाया है, अमेरिका में भी और जर्मनी वगैरह में भी, वो कहते हैं हो ही नहीं सकता। तो उनसे मैंने कहा ये तुम गप्पे मारते, हो नहीं सकता, अगर मौजूद है, ये मेरा मतलब था, डेवलप नहीं हुआ तो फिर हो सकता है, अगर पैदा ही नहीं हुआ, रहम बना ही नहीं, फिर तो नहीं बन सकता। तो उन्होंने कहा नहीं है तो सही, मगर छोटा है और इस काबिल नहीं है कि वो बच्चा उठा सके। उनको मैंने दवा दी, अब उनके मेरे 5 बच्चे हैं अल्लाह के फजल से, ठीक ठाक माशाल्लाह। वो हमारे प्रोग्रामों में भी आए थे, वो लोग जो टेलीविज़न के प्रोग्राम है ना, और उसके बाद फिर कोई तकलीफ नहीं, पहला बच्चा हुआ उसके बाद आम रवा हो गया सब। वो डॉक्टर फिर भी हैरान होते हैं, एक बच्चे के बाद दूसरे बच्चे की दफ़ा डॉक्टर ने कहा कि ये तो बिल्कुल ख़तरनाक है, होना ही नहीं चाहिए, नामुमकिन है। तो इस बेबच्ची ने एक है, इसने ख्वाब देख ली थी कि हुआ है और ठीक हुआ है, और उसने कहा सवाल ही नहीं, ख़तरा देखा था, लेकिन देखा था कि आखिर पर मैं आया हूँ, मैं कहता हूँ ठीक है, वो फिक्र न करो। तो इसी तरह हुआ, आखिर वक्त तक डॉक्टर बड़े सख्त परेशान, फिर वो कुछ कल पुर्जा मुड़ा अंदर से अल्लाह के फजल के साथ, नॉर्मल ठीक ठाक हो गया। तो होम्योपैथिक दवाएं कहानियां नहीं हैं, बहुत गहरा असर करने वाली दवाएं हैं, लेकिन इसका इस्तेमाल मुश्किल है। एक सरदर्द के लिए 100 दवाएं याद रखिए, सरदर्दी से कम तो नहीं,
मगर एस्पिरिन दे दी जाए तो मजे हैं बस। है नींद के लिए एटी-1 दे दो, चलो छुट्टी। और यहाँ वो दवा देनी पड़ेगी जो वही लगेगी और नहीं लगेगी। इसलिए ये राइफल का निशाना है, ये छर्रों का निशाना नहीं। इसीलिए अब होम्योपैथ में रुझान हो गया और मुझे भी वक्त की कमी की वजह से आकर ये करना पड़ा। वक्फे जदीद में बाज़ 100 मरीज आ जाते थे एक दिन में, तो मैंने फिर छट्टे बनाए। तो होम्योपैथिक में भी गन फायर होता है इस तरह। बाज़ बीमारियों के लिए बाज़ दवाओं को चुन के कि ये मिलती जुलती दवाएं हैं, इनको इकट्ठा इनका फायर किया जाए, कोई तो लगेगी, तो अलग अलग फल से लग जाती हैं। मगर ये अजीब बात मैंने नोट की है कि वो दवाएं इकट्ठी ना भी लगें तो उनके अंदर अगर एक दवा मौजूद हो जिसको अकेले लगना चाहिए तो अकेले लग जाती है, जिसका मतलब है कि जो इसकी रिजल्टेंट है वो कुछ और बनती है। इसलिए बेहतरीन इलाज तो सिंगल दवा का इलाज ही है। मसलन मैंने एक दफ़ा देखा, एक दवा के अंदर नक्सवामी का भी था, कॉलोसिन, दूसरी चीज़ें थीं, और उसने बिल्कुल असर नहीं किया। और नक्सवामिका की इलामतें नुमायाँ थीं, मैंने उसको बाकी दवाएं छुड़वा दी, सिर्फ नक्सवामिका दिया तो असर हो गया। तो इसका मतलब है कि जब छट्टा बनता है तो ज़रूरी नहीं कि उसमें से हर दवा की सब इलामतें अपना असर दिखाएं, मिक्स करके कुछ और चीज़ बन जाती है और उस मलबूबे में शफा भी हो जाती है, मगर वो मज़ा शफा का नहीं जो सिंगल रेमेडी से आता है। वो अगर इलामतें मिल रही हों और आप दे दें तो हैरत अंगेज वो अल्लाह के फजल के साथ असर दिखाती है। क्यों जी, वक्त हो गया? अच्छा, बाकी फिर सही। अब आप जब दोहराई शुरू करेंगे इंशाल्लाह, कल से शुरू करेंगे ना, तो ये बात याद रखें जो मैंने बताई है। अच्छा, तो फिर कल क्या मिलेगा इनको? वही तो मैं कह रहा हूँ, हैं? वो इसको वहीद को कह दें, वो आराम से सुन के कर देगा, नो प्रॉब्लम। 2-4 उसको वीडियो दे दें, वो बना के इनको देता चला जाए, हैं? ठीक है। अच्छा, अस्सलाम वालेकुम, खुदा हाफिज़।